हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो मॉडल पेपर आया हुआ है इंग्लिश का, ठीक है? उसका सारा सॉल्यूशन देखेंगे और उससे के साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि उनको कैसे किस फॉर्मेट में हम लोग ढालेंगे, ठीक है? तो हम सारा डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक-एक करके हम दिखा सकते हैं। जैसे 31 से 38 तक का जो क्वेश्चन था, वो सारा क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से बनेगा। पैराग्राफ जो आपके ऊपर दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर दिया होता है पैराग्राफ, उसको पढ़ के उसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है? तो हम ये जो 31 से लेके 38 तक का जो क्वेश्चन का आंसर हम लिखे हुए हैं, तो वो पैराग्राफ से ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप भी क्या कीजिएगा, 31 से लेके 36 तक का आपको पैराग्राफ से मिल जाएगा, वहां से आप लिख लीजिएगा। 37 और 38 जो क्वेश्चन है वो छूने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनने वाला। तो 8 क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है? तो आज हम लोग देखते हैं 31 से शुरू से लेके, ठीक है? तो 31 देखिए, ये जो ए नंबर है ये आपका पैसेज से लिया गया है, और आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन भी देखिएगा साइड से और आंसर भी देखिएगा, तो समझ में आएगा अच्छा से। फिर 32 का सी नंबर है, 33 का आंसर लिखना था, ठीक है? आंसर लिखे हुए हैं। 34 का भी आंसर लिखना था। 35 ए और बी ये दोनों से आधा आधा सेंटेंस दिया हुआ था, पूरा सेंटेंस करना था। फिर 36 में ए और बी दोनों में दो वर्ड्स दिए थे, वो दोनों वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना था। यहां तक आपसे बन जाएगा। 37 एंटोनिम है और 37 सेनोनिम है और 38 एंटोनिम है। ये दोनों जो है वो थोड़ा तकलीफ होगा आपको, जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स है उनको पता है, उनका इंग्लिश कितना मजबूत है वो मुझे पता है, ठीक है? इसलिए थोड़ा इनमें प्रॉब्लम हो सकती है, आप नहीं ढूंढ पाइएगा। वो भी पैराग्राफ से ही मिलता है, लेकिन ढूंढ नहीं पाइएगा, ठीक है? इसके बाद 41 है, 39 और 40 ये दोनों थोड़ा पीछे है, मिल जाएगा आपको। 41 है, 41 में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में, ट्रीज जो पेड़ का महत्व हमारे लाइफ में क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो ये देखिए हम लिखे हुए हैं सारा, आप रुक के स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हेल्थ इज वेल्थ, इसके ऊपर लिखना था, इसके ऊपर भी हम लिखे हुए हैं। इसके बाद राइटिंग सेक्शन को बहुत ज्यादा गौर से देखना है, क्योंकि अगर आप राइटिंग सेक्शन को गौर से नहीं देखते तो वही नंबर कटता है। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग सेक्शन से, राइटिंग सेक्शन के लिए जो फॉर्मेट होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको गौर से रखिएगा, मतलब गौर से देखिएगा फॉर्मेट कैसे होता है। तो ये देखिए इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर मतलब अंकल के पास लिखना है, और गिफ्ट जो दिया हुआ है ना, गिफ्ट जो अंकल दिए हुए हैं बर्थडे पार्टी, मतलब बर्थडे में, तो उनके लिए उसको थैंक्स कहना है। तो ये देखिए आपको सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 250 सबसे शुरुआत में, ये आपका हो गया मकान नंबर। मकान नंबर आप कुछ भी लिख दीजिएगा, वहां चेक करने आपका क्या बोलते हैं, सर्वे करने के लिए नहीं आएगा। आप अपना घर का कुछ अता पता दे दीजिएगा। ये हो गया आपका एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़िएगा, डेट लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा और डियर अंकल करके इधर से आप एक याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी लेटर का बॉडी लिखते हैं तो 3 पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है? ये बात एकदम दिमाग में धसा लीजिएगा कि कभी भी 3 पैराग्राफ से 2 पैराग्राफ नहीं कीजिएगा, 4 पैराग्राफ नहीं कीजिएगा, और 1 पैराग्राफ में तो कभी नहीं लिखिएगा। जब भी लिखिएगा, आप लिखने जानते हैं चाहे नहीं जानते, फिर भी आप फॉर्मेट के अनुसार चलिएगा तो नंबर ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद 3 पैराग्राफ देखिए, अ लॉट्स ऑफ थैंक्स अंकल, ये एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ है आफ्टर रीडिंग द बुक्स आई हैव रियलाइज्ड, ये दूसरा पैराग्राफ। और लास्ट में क्या होता है कि पहला पैराग्राफ में हमको इंट्रोडक्शन देना होता है अपना, ठीक है? दूसरा पैराग्राफ में बताना होता है कि हम किस चीज के लिए लेटर लिख रहे हैं, क्या तकलीफ है मुझे। और तीसरा हम लोग कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन मतलब कि मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, उसका सुधार क्या करना चाहिए आपको, ये सारा चीज है, ठीक है? इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद थैंक्स लिख, सॉरी थैंक्स नहीं, एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है योर लवली, लवली अगर आप बेटी हैं तो डॉटर लिखना है, अगर आप बेटा है तो सन लिखना है, और उसके नीचे अपना नाम लिख देना है, ठीक है? इसके बाद फिर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर देखिए आपका क्वेश्चन में वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ लिखने में दिक्कत हुआ है। वहां हेडमास्टर के पास लिखना है, ठीक है? तो टू द हेडमास्टर लिखिएगा, टू द प्रिंसिपल नहीं लिखिएगा। यहाँ गौर से देखिएगा, टू द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल की जगह हेडमास्टर लिखना है। जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखना है आपको, ठीक है? ये इस बात को याद रखिएगा। तो टू द हेडमास्टर, अपना स्कूल का नाम लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, फिर डेट लिखना है, और इसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट जब लिखिएगा ना, विषय जब लिखिएगा तो विषय को अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है, ठीक है? अंडरलाइन मतलब होता है हम एग्जामिनर को दिखाना चाह रहे हैं कि ये क्या लिखे हुए है, ये सही है कि नहीं,
ठीक है, तो जो भी चीज सही होगा या फिर सब्जेक्ट को अंडरलाइन करके लिखिएगा, जब भी सब्जेक्ट लिखिएगा उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर सर, फिर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये वाला देख लीजिएगा फॉर्मेट। देखिए इसमें भी हम 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो ये 3 पैराग्राफ आपको हर हाल में देना है। फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर योर ट्रूली, फेथफुली, सिंसियरली, ये तीनों में से एक लिखना है और सबसे आसान होता है ट्रूली, और ये सबसे अच्छा भी माना जाता है। लिखने के बाद अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर देखिए 42 में मॉडल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मॉडल का ए का मस्ट है, बी का स्कैन है और सी का कोड है। आंसर 43 में ए बी सी ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन था आपको रिमूव टू करना है, तो रिमूव टू करके हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। बहुत आसान है। सो टू को हटाने के बाद हम लोग सो लगाते हैं और दैट लगा के दूसरा सेंटेंस को ऐड करते हैं। तो ये वाला टेक्निक बहुत आसान है, इसी टेक्निक से आप हर चीज को बनाइएगा, हर क्वेश्चन बनाइएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर को इंट्रोगेटिव में चेंज करना था, इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया। और सी नंबर असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना था, तो इसको हम दो ढंग से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज पेरेंट फादर, ये भी लिख सकते हैं नो बडी एक्सेप्टेड टू डू रॉन्ग टू हिज पेरेंट्स। ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में से जो आसान लगे वो आप लिखिए। 44 ये पोयम से क्वेश्चन था। एक बात याद रखिएगा, पोयम से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी पोयम से पूछेगा तो 3 क्वेश्चन बहुत फेमस होता है। पहला कि ये कौन से पोयम से लिया गया है, दूसरा इसके लेखक कौन है, और तीसरा वहां पे ही सी आई कुछ डिनोट होगा, उसके बारे में आपको पूछेगा कि वो कौन है। तो ये 3 चीज बहुत ज्यादा फेमस होता है, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन पोयम से यही 3 क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद कुछ नहीं। अब यहाँ पे 45 है, 45, 46, 47 ये सब जो है क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक बात और गौर कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन लिखिएगा आप, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने के बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा उस क्वेश्चन का, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने का मकसद ये होता है हम लोगों का कि जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा उसको दूसरे लाइन से पहले मेरा अंडरलाइन वाला लाइन दिखे, और अंडरलाइन वाला लाइन अगर दिखेगा तो सोचिए कि वो तुरंत दूसरा लाइन बिना पढ़े आपको ऑटोमेटिक मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ऐसे करके ही लिखिएगा। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ऐसे आपको वहां भी लिखना है, एकदम सेम टू सेम। फिर है 46। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में एक नहीं 2 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है तो दोनों क्वेश्चन को प्रयास मत कीजिएगा कि एक ही सेंटेंस में ये खिचड़ी बना के लिख दे। ठीक है, कैसे करना है, तो एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन का आंसर एक पैराग्राफ में देना है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर दूसरे पैराग्राफ में देना। अगर ऐसे करके आप देते हैं तो ऑटोमेटिक वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो चेक करने वाला वो समझ जाएगा कि 2 क्वेश्चन का आंसर 2 जगह है। ठीक है, और जब भी पैराग्राफ छोड़िएगा तो बीच में एक लाइन छोड़िएगा। देखिए यहाँ पैराग्राफ छूटा हुआ है, ठीक है, फैमिली का जो है, फैमिली के बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ा हुआ है और इसके बाद लिखा हुआ है, तो ऐसे ही पैराग्राफ छूटता है। इसके बाद देखिए 47 का आंसर, 47 का आंसर जो है वो आपके किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख के यहाँ दिए हुए हैं 47 का, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद फिर है 48 का आंसर। 48 का भी आंसर हम बहुत ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिखेगा तो पॉइंट बना के लिखेगा, नंबर ज्यादा आपको मिलेगा। अगर नंबर उठाना है तो जो फॉर्मेट हम बता रहे हैं, जिस तरीका से आपको लिखने के लिए कह रहे हैं, बस उसका यूज कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। फिर इसके बाद 49 क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए 2 पैराग्राफ में हम दिए हुए हैं। अब 50 से तो 50, 51 और 52 ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट में लिखना है और 5 पॉइंट हर हाल में होना चाहिए। हम यहाँ पे 8 या 7 पॉइंट दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, उसमें से जो आपको आसान पॉइंट लगता है वही आसान पॉइंट आप उठाइएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50 का क्वेश्चन एक पेज में पूरा ले लिया है, फिर 51 का क्वेश्चन भी एक पेज में पूरा ले लिया है, इसको स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पूरा जो है एक पेज में ले लिया है। ठीक है, 51 का, और 50 का भी एक पेज में ले लिया है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर 52, 52 को भी पॉइंट में दिए हुए। देखिए एग्जामिनर को ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसे लिखिएगा जिससे चेक करने वाले को तकलीफ नहीं हो। अगर किसी भी तरह से आपके कॉपी को चेक करने में अगर उसको तकलीफ हो रहा है तो नंबर वहीं काटेगा जहां तकलीफ होगा। इसलिए इतना साफ से लिखिएगा, इतना क्लियर लिखिएगा, इतना अच्छा से लिखिएगा कि उसे कहीं काटने का जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, इसके बाद फिर आपका एकदम 100 आउट ऑफ 100 आएगा। ओके, थैंक यू।